हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। हम आपको पढ़ा रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। उसी कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में अब तक आपका 8 चैप्टर हो चुका है और चैप्टर नंबर 9 यानी कि लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि हमने बताया था चैप्टर नंबर 9 को टोटल हम 4 पार्ट में खत्म करेंगे, तो आज वाला 9 पार्ट का दूसरा, यहाँ पे 9 चैप्टर का दूसरा पार्ट होने वाला है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे। प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है उसको समझेंगे, एज वेल एज फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट, इसको खत्म करेंगे। इससे पहले 9 के पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ाया था, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट को पढ़ाया था, जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप अ कम्युनिटी फार्मेसी, साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर और वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, इतना कर दिया था। आज पार्ट 2 में इतना देख लेंगे, पार्ट 3 में भी आगे की चीजें देख लेंगे और पार्ट नंबर 4 में इतना देख लेंगे। टोटल 4 पार्ट में खत्म हो जाएगा। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हो चुके हैं 8 उसके वीडियोस देखने के लिए और इसका पहला पार्ट देखने के लिए आप वीडियो सेक्शन में जा सकते हो या फिर प्लेलिस्ट वगैरह है जो भी, वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं इस वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना होने पाए। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं सबसे, इसमें पहला टॉपिक क्या है, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जी हाँ, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या हुआ, जब आप फार्मेसी के अंदर दवा को प्रोक्योर कराते हो, दवा को मंगवाने का काम करते हो। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो इन्वेंट्री है, जो आपकी मेडिसिन है, जो आपकी दवाएं हैं, जो आपका स्टॉक है, उसको कैसे कंट्रोल करना, कितने अमाउंट में मंगाना, कैसे मंगाना, इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। यही चीज आपका देखने वाले हैं। प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग क्या होता है, देखिए प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग का मतलब क्या होता है, जब आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, डोजेस फॉर्म को, दवाइयों को प्रोक्योर कराते हो, स्टॉक मंगवाते हो, उसे क्या करते हो, मंगवाने का काम करते हो। तो फार्मास्यूटिकल प्रोक्योरमेंट सिस्टम एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है फार्मास्यूटिकल अवेलेबिलिटी एंड टोटल फार्मास्यूटिकल कॉस्ट का। यानी कि इफेक्टिव जो प्रोक्योरमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, शुड सीक टू मैनेज द बायर सेलर रिलेशनशिप इन ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल मैनर। जी हाँ, जब क्या होता है, जो बायर होता है, सेलर होता है, यानी कि जो स्टॉकिस्ट हुए, होलसेलर हुए और जो रिटेलर हुए, फिर उसके बाद पेशेंट हुए, इनके बीच में ये जो प्रोसेस चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन की या प्रोक्योरमेंट की चल रही है, उनके बीच में ऐसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, एथिकल भी होना चाहिए। उसके बाद प्रोक्योर द राइट मेडिकेशन इन द राइट क्वांटिटीज। प्रोक्योरमेंट का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि सही दवा, जो दवा आपको चाहिए, जो दवा आपको बेचनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो सही दवा सही क्वांटिटी में सही कॉस्ट पे आप प्रोक्योर करा रहे हो। ये प्रोक्योरमेंट की सबसे बेस्ट क्या होती है, एथिकल वो चीजें होती है। ऑब्टेन द लोवेस्ट प्रैक्टिकल परचेज कॉस्ट। जी हाँ, लोवेस्ट प्राइस पे लोवेस्ट कॉस्ट पे ऑब्टेन करना, ये भी आपका प्रोक्योरमेंट का बहुत बड़ा रूल होता है। एज वेल एज इंश्योर दैट ऑल फार्मास्यूटिकल प्रोक्योर्ड मीट रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। जी हाँ, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। जी, अगर जो भी आप दवाइयां मंगा रहे हो सही क्वालिटी की हो, सही क्वांटिटी में हो, सब कुछ आपको इंश्योर करना पड़ेगा, तभी तो प्रोक्योरमेंट आपकी सही होगी। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो दवा आप प्रोक्योर कर रहे हो, मंगा रहे हो, वो सही हो, सही दवा हो, सही मेडिकेशन सही समय पे आए, सही क्वांटिटी में आए, सही क्वालिटी के आए, सही दाम पे आए, एज वेल एज अरेंज टाइमली डिलीवरी टू अवॉइड शॉर्टेज एंड स्टॉक आउट। जी हाँ, आपके फार्मेसी स्टोर में, आपके ड्रग स्टोर में शॉर्टेज ना हो पाए कोई दवा की, स्टॉक आउट ना हो जाए, उसके लिए बराबर अरेंज करें, टाइमली उसको डिलीवरी करवाते रहे, मंगाते रहे। इंश्योर सप्लायर रिलायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सर्विस एंड क्वांटिटी। जी क्वालिटी, सप्लायर कौन सा बढ़िया सर्विस देता है, कौन सा होलसेलर, कौन सा रिटेलर, उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है मेडिकेशन की, वो सप्लाई कितने टाइम से दे रहा है, वो सारी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ सेट द परचेजिंग शेड्यूल, formulas for order quantities, safety stock level to achieve the lowest total cost of purchasing at each level of the system। जी हाँ, परचेजिंग शेड्यूल को सेट कीजिए, क्या ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए एक महीने में, जैसे अगले एक महीने का कोई प्रोडक्ट बचा है तो उसके बाद कितने दिन तक वो चल सकता है, कितने हफ्ते तक इसकी नीड होगी, डिमांड होगी, उसको कैसे फुलफिल करना है, वो सब कैलकुलेट करते हुए आप अपने परचेजिंग को कैसे बढ़िया बना सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग में आ गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला यहाँ पे क्या पॉइंट है, इन्वेंट्री। अब देखो इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री रिफर्स टू द ऑल द आइटम या ऑल द गुड्स, मर्चेंडाइज एंड मटेरियल हेल्ड बाय द बिजनेस टू सेलिंग इन द मार्केट फॉर द प्रॉफिट।
इन्वेंट्री का मतलब होता है वो सभी प्रोडक्ट, वो सभी दवाइयाँ, वो सभी फॉर्मुलेशन, वो सभी चीज़ें जो कि आप मंगाते हो, अपने दुकान में, अपने शॉप में, अपने स्टोर में रखते हो और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बेचते हो और उससे प्रॉफिट आती है ना, वही चीज़ तो इन्वेंट्री कहलाती है। और उसी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। उसी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के मेथड्स होते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स हो गए। तो मतलब ऐसे सभी गुड्स, प्रोडक्ट, आइटम जो कि आप मंगाते हो, उसे बेचते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो, वो आपका क्या कहलाती है? इन्वेंट्री कहलाती है। तो इन्वेंट्री इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक अवेलेबल एट एनी गिवन टाइम। जी हाँ, इन्वेंट्री का मतलब आपके स्टॉक का जो कंप्लीट कॉस्ट होता है, स्टॉक होता है, वही तो इन्वेंट्री कहलाएगी। देयर आर 4 कॉस्ट एसोसिएटेड विद हैविंग इन्वेंट्री। आप जो दवा मंगा रहे हो, दवा आप रख रहे हो, दवा को प्रोक्योर करवा रहे हो ना, उससे रिलेटेड 4 कॉस्ट होती है। कौन कौन सी? एक होता है एक्विजिशन कॉस्ट, एक होता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट और एक होता है स्टॉक आउट कॉस्ट। ये चारों कॉस्ट क्या होते हैं, एक एक करके समझ ले, एक नंबर में पूछ सकता है। देखो, एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है? द प्राइस ऑफ द फार्मेसी पेज फॉर द प्रोडक्ट। जी हाँ, फार्मेसी यानी कि आपके जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट का जो प्राइस पे कर रहा है, वही तो एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब उसको मंगाने का खर्चा। और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी उससे रिलेट करती है, मतलब दे आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजिंग द प्रोडक्ट। जी हाँ, प्रोडक्ट को परचेज करने में जो कॉस्ट लग रही है, लगभग एक ही जैसा सेम है सारा कॉस्ट। यानी इन्वेंट्री को चेक करना, ऑर्डर को प्लेस करना, ऑर्डर को रिसीव करना, स्टॉक करना प्रोडक्ट को और इनवॉइसेस को पे करना, इन सभी के बीच में जो खर्चा लगता है, जो आपके एफर्ट लगते हैं, जो पैसे लगते हैं, जो कॉस्ट लगती है ना, दीज आर नोन एज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। क्लियर है? एक्विजिशन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हैंडलिंग कॉस्ट हुआ, इंश्योरेंस कॉस्ट हुआ, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, स्टोरेज का कॉस्ट हुआ, ये सारे कॉस्ट आपके किस में आते हैं डियर? कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। उसके बाद होता है एक स्टॉक आउट कॉस्ट, मतलब इट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग अ प्रोडक्ट ऑन द सेल्फ व्हेन पेशेंट नीड्स और वांट इट। जी हाँ, स्टॉक आउट कॉस्ट मतलब क्या होता है? जब कोई दवा पेशेंट मांगता है और आपके काउंटर में, आपके स्टोर में वो दवा हो ही ना, तो उसका भी तो कॉस्ट आपको लगेगा, मतलब उसका भी तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। या कह सकते हो, अगर कोई प्रोडक्ट पैसा दे रहा है पेशेंट, लेकिन वो आपके पास है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट तो गया ना, प्रॉफिट तो आपके लिए घाटा हुआ कि नहीं हुआ? आप बेचे नहीं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उसका भी कॉस्ट होगा। तो ये 4 प्रकार के कॉस्ट होते हैं किसी इन्वेंट्री में। समझ में आया? प्रोक्योरमेंट या परचेसिंग क्या हुई, इन्वेंट्री क्या हुई? इन्वेंट्री में 4 प्रकार के कॉस्ट हो गए, ये कॉस्ट आपने देख लिया। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, वही तो था सिलेबस में, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। और इन्वेंट्री कंट्रोल करने के फंक्शन क्या होते हैं और मेथड कौन कौन से होते हैं, है ना? मेथड में 3 मेथड या 2 मेथड देखेंगे, ठीक है? तो ये मेथड देख लेंगे, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट, और आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या होता है? द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज द बैलेंस बिटवीन हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन हैंड व्हेन नीडेड एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्वेंट्री। जी हाँ, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का मतलब होता है जो आप स्टॉक मंगा रहे हो उसको कैसे कंट्रोल करा जा सके। मतलब अगर वो स्टॉक आपके पास है तो आपको नया स्टॉक नहीं मंगाना, और अगर वो नहीं है तो कितने क्वांटिटी में, कितने हिसाब से आप मंगाओ ताकि आपको कोई भी कह सकते हो घाटा ना लगने पाए, उसको प्रॉपरली आप मैनेज कर सको। यानी कि किसके किसके बीच में बैलेंस होता है इन्वेंट्री कंट्रोल? बैलेंस बिटवीन हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपका है एक हैंड में, और जब आप प्रोडक्ट है तो उसका कॉस्ट मिनिमाइज हो सकता है, यानी उसको मंगाने का कोई खर्चा नहीं है। और एक बार जब स्टॉक आउट होता है, जब नीड होती है, तो उस दौरान कैसे मंगाना होता है ना? तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज अश्योरिंग दिस बैलेंस व्हेन द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट एंड हाउ मच टू ऑर्डर। जी हाँ, इन्वेंट्री को कंट्रोल का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को कब ऑर्डर करना है, व्हेन टू ऑर्डर द प्रोडक्ट। जी हाँ, प्रोडक्ट को कब ऑर्डर करना है और कितना ऑर्डर करना है, ये भी बात सही है ना? तभी तो इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हो कि भैया कितना अमाउंट, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है और कब ऑर्डर करनी है। जब डिमांड होगी तभी तो ऑर्डर करोगे, और ऐसे ऑर्डर कर लिया, बिक नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो वो एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है। तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ऑर्डर कितना मंगाना है, कब मंगाना है, कैसे मंगाना है, ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके और कॉस्ट सही पड़े, तो वो इन्वेंट्री कंट्रोल होती है। अब इन्वेंट्री को कंट्रोल हम क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है डियर? ऑब्जेक्टिव यही है, मैक्सिमाइज कस्टमर सर्विसेज। भैया आपके प्रोडक्ट सारी चीजें रहेंगी, हर एक प्रोडक्ट आपके स्टोर में रहेगा,
तो आपकी जो कस्टमर की सर्विस होगी ना वो मैक्सिमाइज हो सकती है और मिनिमाइज हो सकती है इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोडक्ट मिलेगा और इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मिनिमाइज होगा। मतलब जब जिस चीज़ की नीड होगी वो चीज़ आपके पास है और नहीं नीड है तो नहीं है, तो कॉस्ट भी आपका मिनिमाइज हुआ। और लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन, जी हाँ, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो वो सारी चीज़ें लो कॉस्ट में आपका मैनेज हो जा रही है। तो यही ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का, बैलेंस बनाने का, और कैसे बैलेंस बनाया जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद फंक्शन क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल का फंक्शन क्या है, टू कीप द इन्वेंट्रीज एज लो एज पॉसिबल कंसिस्टेंट विद द मार्केट कंडीशन। जी हाँ, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी इन्वेंट्रीज है, जो आपका स्टॉक है, वो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मंगा लिया और उसका सीजन चला गया, वो बिक ही नहीं रहा है, खड़ा रखा है, एक्सपायरी हो रहा है, तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से इन्वेंट्री को पॉसिबली मेंटेन किए रहना, ये आपका फंक्शन हो गया। टू फॉरकास्ट मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सप्लाई एज रिगार्ड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। जी हाँ, फॉरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना या अंदाजा लगाना कि मार्केट का क्या कंडीशन है और इकोनॉमिक हमारी कंडीशन क्या है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को, मटेरियल को, स्टॉक को मंगा सकें, उसको रख सकें। ये सारी चीजें आपके फंक्शन में होती है इन्वेंट्री कंट्रोल की। टू मेंटेन अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका सफिशिएंट स्टॉक को मेंटेन करना। टू मेक द रीजनेबल एक्सेप्शन एंड कस्टमर फॉर द प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। जी हाँ, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है उसको रीजनेबल मीट करना, एज वेल एज जो कस्टमर चाह रहा है, जो प्रोडक्ट जिस वक्त पे आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ये सब भी इन्वेंट्री कंट्रोल करने का फंक्शन होता है। टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड सो एज टू सप्लाई एक्यूरेट एंड रेगुलेट मटेरियल रिपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। जी हाँ, हर एक इन्वेंट्री का, हर एक स्टॉक का प्रॉपरली रिकॉर्ड बनाना, जिससे आप ये क्या कर सको, पता लगा सको कि कितना मटेरियल और कितना सफिशिएंट आपका अमाउंट लोगों को मिल रहा है। टू मिनिमाइज आउट ऑफ स्टॉक डेंजर, यानी कि इन्वेंट्री अगर अच्छे तरीके से मंगा रहे हो अपने अपने फार्मेसी के अंदर, स्टोर के अंदर, तो जो आउट ऑफ स्टॉक वाला डेंजर वाली सिचुएशन होती है वो मिनिमाइज हो सकती है और आपका अनइकोनॉमिकल जो क्रैश होता है या दिक्कत होती है वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये आपके फंक्शन होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। चलिए अब उसके बाद अगर बात करते हैं मेथड कौन कौन से होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के, तो मेथड होता है एक EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और एक होता है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल। चलो देख लेते हैं भैया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी ऑर्डर करो जो कि इकोनॉमिकल हो, मतलब जब जरूरत हो उस हिसाब से ऑर्डर करो। यानी कि जैसे कोई प्रोडक्ट एक हफ्ता चल जाएगा तो एक हफ्ता जब तक चलेगा उसके बीच में कितना समय लगेगा नए प्रोडक्ट को आने में, उस बीच के टाइम गैप को कैलकुलेट करके सही समय पे आप ऑर्डर करो। सही समय पे ऑर्डर करना, सही कॉस्ट में ऑर्डर करना, सही क्वांटिटी में ऑर्डर करना, यही टेक्निक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है। यानी कि इन इन्वेंट्री कंट्रोल टू क्वांटिटीज, टू क्वेश्चन आर व्हेन टू ऑर्डर एंड हाउ मच टू ऑर्डर। जी हाँ, इन्वेंट्री में हमेशा आपने देखा है कि दो क्वेश्चन तो रहते हैं कि कब ऑर्डर करना है और कितना ऑर्डर करना है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ प्रिस्क्राइब क्या करती है कि साइज ऑफ द ऑर्डर एट विच द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट विल बी द मिनिमम। हाँ जी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो आपको क्या हेल्प मिलती है कि कितना मटेरियल या कितना इन्वेंट्री आपको ऑर्डर करना है और उसका कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम रहे, है ना। जितना भी आप ऑर्डर करो मिनिमम कॉस्ट में ऑर्डर करो, यही तो हेल्प करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है यानी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉस्ट होता है या एक्सपेंस होता है जो कि प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस करने और एक्चुअल रिसीविंग ऑफ प्रोडक्ट के बीच में जो भी आपका खर्चा लग रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशन मीडिया कॉस्ट हो या चेकिंग इन्वेंट्री कॉस्ट हो, परचेसिंग कॉस्ट हो, रिसीविंग, चेकिंग, पेइंग ऑफ गुड कॉस्ट हो, ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। मतलब जब आप ऑर्डर लगाते हो और ऑर्डर के मिलने के बीच तक जो खर्चा लगता है, जो आपका पैसा लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ। इफ द ऑर्डर आर गिवन फ्रीक्वेंटली द ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज। जी हाँ, बार बार बीच बीच में ऑर्डर देते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होता है। और एक होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब एक कॉस्ट होता है जो कि कोई फर्म वहन करती है, मतलब जब उसे क्या करना है, कैरिंग करना, मतलब स्टोर करना या रेंट में लेना, इंश्योरेंस कॉस्ट, उसका इंटरेस्ट या लोन कॉस्ट, लॉस ऑफ ऑब्सोलेंस कॉस्ट, डैमेज एक्सपायरी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब उसको मंगाने में, उसको रखने में, उसको स्टोर करने में, उसको प्लेस करने में, उसका इंश्योरेंस, उसका सारा जो डैमेज वेमेज का कॉस्ट होता है ना, ये सब कैरिंग कॉस्ट में आता है। समझ में आया।
EOQ क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा मेथड होता है जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। कैसे मिनिमाइज करता है? कि कितना क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना है उसको कैलकुलेट करके, ठीक है। जिसमें एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसे हम प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बोलते हैं, और एक कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है कि हम जब प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाते हैं और प्रोडक्ट को रिसीव होने के बीच में जो पैसा लगता है, कॉस्ट लगता है, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ। और कैरिंग कॉस्ट क्या हुआ भैया? जो मंगाने में जो ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, जो स्टोरेज में लग रहा है, जो उसका डैमेज वगैरह का कॉस्ट लग रहा है, वो सब आपके कैरिंग कॉस्ट में आएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर कॉस्ट को निकालने के लिए आपका क्या होता है? फॉर्मूले होते हैं। क्या है? EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कास्ट। जी हाँ, दो से किसका? एनुअल डिमांड क्या है और ऑर्डरिंग कास्ट क्या है, और लास्ट में बटे कितना है, भाग देना है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। इतना कर दोगे ना तो EOQ आपका निकल जाएगा। और EOQ कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली फॉर विच अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन ऑर्डर क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डर एंड कैरिंग टोटल कॉस्ट। जी हाँ, किसके बीच में? ऑर्डर क्वांटिटी में और कॉस्ट के बीच में, है ना। ये ऑप्टिमल क्वांटिटी है, तो कितना आपका इन्वेंट्री कॉस्ट हो रहा है, कितना टोटल कॉस्ट हो रहा है, उसके बीच में ग्राफ से बताया गया है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेना और इसका मतलब ये समझ लेना कि भैया कितना आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके और कितना ऑर्डर किया जा सके, यही बताता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर है? एक होता है रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल क्या होता है? इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एन आइटम टू बी परचेज व्हेन द परचेज ऑर्डर इज प्लेस्ड। जी हाँ, कि भैया कितना नंबर ऑफ आइटम हमें परचेज करना होता है जब हम परचेज ऑर्डर हम लगाते हैं, तो कितना नंबर, कितना क्वांटिटी हम परचेज करते हैं। इन एडिशन टू मेनी अदर फैक्टर इट विल बी बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मिनिमम स्टॉक लेवल एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल आइडेंटिफाई एंड अ सेट फॉर गिवन आइटम या प्रोडक्ट। जी हाँ, किसी भी प्रोडक्ट का मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच कैलकुलेट करके कि भैया इतना स्टॉक लेवल मेंटेन है, 1 महीना चलेगा, और मैक्सिमम इतना 1 महीना चल जाएगा, तो 1 महीना के बीच में यानी जो प्रोडक्ट मंगाने में कितना समय लगेगा और प्रोडक्ट को ये जो रखा हुआ है ये कितने दिन अब बिकेगा, उस बीच में जो टाइम गैप को आप कैलकुलेट करके जो रीऑर्डर करते हो, तो वही चीज रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल कहलाती है। एंड द मिनिमम स्टॉक लेवल आल्सो कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक, और जो स्टॉक जो कि आपके हैंड में रहता है वो प्रिवेंट स्टॉक आउट होता है ना। स्टॉक आउट को प्रिवेंट करने के लिए वो स्टॉक होगा। फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? ऐसा स्टॉक होता है जो कि आपके नेक्स्ट इन्वेंट्री जब तक अराइव होती है उसके बीच में लोगों की डिमांड को फुलफिल करता है, वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है। और जो क्वांटिटी ऑर्डर की जाती है वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो डिसाइडेड है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बीच का ये जो लेवल होता है ना, तो यही रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल होगा। और EOQ का मतलब समझ में आया कि कितना ऑर्डर करना है जो कि आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को मेंटेन किया जा सके, ये हो गया। अब उसी में लास्ट टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट में फाइनेंस क्या होता है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, फिर आपके फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होते हैं, इतना देख लेंगे तो ये हमारा खत्म हो गया। चलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो भैया फाइनेंस का मतलब क्या होता है? आपकी जो मुद्रा है, आपका जो पैसा है, आपका जो कह सकते हो बजट है, तो उसको कैसे प्लान करोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो बिना प्रॉपरली यूज किए फंड के आपका फाइनेंस को यूज नहीं कर सकते, यानी जहां भी यूज करेगा वो सही ढंग से और सही तरीके से यूज होना चाहिए, ठीक है। तो बिना फाइनेंस के आप कह सकते हो कोई भी चीज आप अपने इंडस्ट्री के अंदर, अपने स्टोर के अंदर कुछ कर भी नहीं सकते। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? डीलिंग विथ एंड एनालाइजिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट फॉर अ बिजनेस टू हेल्प मेक बिजनेस डिसीजन। जी हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एनालाइज करना, डील करना, मनी को कैसे इन्वेस्ट करें, मनी को कैसे लगाएं किसी बिजनेस में ताकि आपका बिजनेस का डिसीजन अच्छा हो सके, बिजनेस ग्रो कर सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं सभी रिसोर्सेज का कॉमन ऑब्जेक्टिव और कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसी में आता है फाइनेंस। भैया फाइनेंस क्या होती है? फाइनेंस रिप्रेजेंट मनी मैनेजमेंट। जी हाँ, फाइनेंस का मतलब जो मनी का मैनेजमेंट होता है, यानी प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नीडेड आल्सो encompasses द ओवरसाइड क्रिएशन स्टडी ऑफ मनी बैंकिंग क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड लायबिलिटीज दैट मेक अप फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब मनी का मैनेजमेंट, चाहे वो आपका चाहे जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी बैंकिंग क्रेडिट होती है, जितने भी आपकी मनी होती है, जितने भी आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट, अदर जो आपके ओवरऑल जो कॉस्ट होता है ना, ओवरऑल जो मनी होती है ना, फाइनेंस होता है ना, बजट होता है ना, वही चीज तो फाइनेंस कहलाएगी। हियर आर सम इंपॉर्टेंट टिप्स होता है जो कि इसको समझा सके, जिससे हम समझ सकते हैं।
चूज द राइट फाइनेंस व्हेन स्टार्टिंग बिजनेस। जी हाँ, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके फाइनेंस का सोर्स क्या है, कैसे आप पैसा लाओगे, कैसे बिजनेस में लगाओगे, कैसे आपका बिजनेस चलेगा, उसको यहाँ पे चूज करना बहुत जरूरी है। चेक द फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल, बिजनेस के अलावा और कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, कितना फाइनेंस ऑप्शन आपका है अवेलेबल है, चाहे लोन हो चाहे अदर चीज हो, उसको भी चेक करना है। टाइप्स ऑफ बैंक फाइनेंस फॉर बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस के लिए बैंक फाइनेंस के कौन कौन से प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ नॉन बैंक फाइनेंस, ये भी चेक करना है। सेटअप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। जी हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट भी सेटअप करना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, एज वेल एज बैलेंस शीट को समझना, एज वेल एज कैसे आप कैश फ्लो को मैनेज कर रहे हो उसको भी समझना है, और साथ ही साथ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये सारे सिस्टम रहते हैं फाइनेंस के अंतर्गत, अगर आप सही तरीके से अपने बिजनेस में फाइनेंस को अप्लाई कर रहे हो, फाइनेंस के डील कर रहे हो तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है किस लिए, कि फाइनेंशियल डिसीजन, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी कंपनी की अच्छी होगी। इट हेल्प्स द एस्टेब्लिश गाइडलाइन दैट इनेबल द एंटरप्रेन्योर टू अर्न द मोर प्रॉफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। जी हाँ, फाइनेंशियल अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो आपका बिजनेसमैन है, वो कम प्रॉफिट यानी कम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, कम कॉस्ट लगा के मोर से मोर प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकता। अगर अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो आपके बिजनेस के एस्पेक्ट को यानी बिजनेस के फाइनेंस को कंट्रोल करता है, बिजनेस में फाइनेंस कभी कम नहीं होने पड़ता। इट प्रोवाइड करेक्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जी हाँ, ये करेक्ट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस एक्टिविटी के लिए थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बीच बीच में आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हो उससे। एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वाइटल फॉर बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जी हाँ, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, बिजनेस के ग्रोथ के लिए अगर सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। तो कुल मिला के ये समझ सकते हो कि फाइनेंशियल को मैनेज करना, फाइनेंस को सही तरीके से क्या करना, आप इकट्ठा करना और उसको सही तरीके से यूज करना आपके बिजनेस के हमेशा ग्रो कराएगा, हमेशा ग्रो कराएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है, एक होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। इतना पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। चलो क्या होता है डियर, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन 4 मेन होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंशियल डिसीजन, एक डिविडेंड, एक वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इट इज कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म अवेलेबल फंड्स इन एसेट। जी हाँ, जो भी आपका कह सकते हो, जो आपका फर्म्स का इन्वेस्टमेंट होता है जो कि एसेट के फंड्स में यानी एसेट के रूप में, जैसे गाड़ी घोड़ा या मशीनें, उसके रूप में होता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और फाइनेंशियल डिसीजन होता है with the raising of finance from various long term sources of fund। long term जो अलग अलग सोर्स ऑफ फंड है उससे क्या करना, फंड रेज करना, ये फाइनेंशियल डिसीजन हो गया। एक डिविडेंड डिसीजन होता है कि कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, जो आप जैसे शेयर वेयर में क्या होता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो डिविडेंड देती है, लोगों में प्रॉफिट शेयर करती है, यानी कि आपका कम्युनिटी फार्मेसी में तो नहीं होता ये चीज, लेकिन बड़े बड़े जो चेन फार्मेसी है उसमें होती है। और वर्किंग कैपिटल डिसीजन में क्या होता है, द गोल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट फर्म्स इज एबल टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन एंड दैट इज हैज सफिशिएंट कैश फ्लो टू मीट अपकमिंग ऑपरेशन एक्सपेंसेस। जी हाँ, वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि अगर आप जो भी कैश फ्लो है, जो भी आपका फाइनेंस है, वो इस तरीके से मैनेज कर रहे हो कि जो भी आपके ऑपरेशंस है उसको कंटिन्यू चलाए जा सके, और जो इन फ्यूचर जो भी अपकमिंग ऑपरेशन में एक्सपेंसेस लगेंगे वो सारे एक्सपेंसेस को आप वहन कर सको, खर्चा उठा सको, वो आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन हुआ। तो फाइनेंशियल डिसीजन में समझ में आया कि एसेट का, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन, एक होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ये कुछ डिसीजंस होते हैं। उसके बाद एक होता है फाइनेंशियल कंट्रोल आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिसीजन। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल, तो कंट्रोल का मतलब ये होगा कि भैया दीज आर प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड वेज बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर एंड कंट्रोल द डायरेक्शन, एलोकेशन एंड यूजेस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जी हाँ, फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है ना, वो किस प्रकार से अपने रिसोर्सेज को, फाइनेंस को कंट्रोल कर रही है, उसको डायरेक्ट कर रही है, और कहाँ कहाँ उसको अलोकेट किया जाए फाइनेंस को, उसको कहाँ कहाँ लगाया जाए, उस दिशा में काम कर रही है। तो ये तो होगा फाइनेंशियल कंट्रोल। और जो फाइनेंशियल कंट्रोल एक मेजर तरीका होता है रिसोर्स मैनेजमेंट का और ऑपरेशनल इफिशिएंसी को बनाए रखने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और जो फाइनेंशियल कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि जो एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्टिंग है, एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज है वो कितना
रिसोर्स लगा करके कितना प्रेडिक्टेबल आउटकम निकल रहा है। जैसे आप कोई पैसा लगा रहे हो तो इस हिसाब से लगा रहे हो ना कि इससे हमारा ये प्रोडक्ट बिकेगा, ये प्रोडक्ट आपका चलेगा, ये प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट आएगा तो वो आपके फाइनेंस का सही उपयोग है ना। तो ये चीज आपके फाइनेंशियल कंट्रोल से ही होता है। एज वेल एज जो बजट होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है, और जो यूज ऑफ ब्रेक होता है, ये सारी आपके जो टूल्स हैं जिससे फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस को कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया फाइनेंशियल कंट्रोल। समझ में आया? फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया। फिर फाइनेंशियल आपके डिसीजंस हो गए, इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंस क्या हुआ, और फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट। तो हमने क्या देखा? फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट देख लिया, और आपका यहाँ पे टोटल क्या देखा? प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। चलो क्या क्या देखा? प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट। ये पूरा हमने चैप्टर 9 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 ये था। पार्ट नंबर 2 में ये पूरे टॉपिक को देख लिया। एक बार टॉपिक को देखिएगा, सिलेबस से मिलाइएगा, पूरा स्लाइड देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, जितने भी बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह, उसको भी रिवाइज कीजिएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेंथी है, मुझे मालूम है, लेकिन उस हिसाब से अगर प्रेजेंटेशन करोगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, तो आपका मार्क्स भी उस हिसाब से अच्छे मिलेंगे। उम्मीद होगी टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, देखिएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट वगैरह को विजिट कर लीजिएगा। सारे वीडियो, चाहे वो चैप्टर 8 तक के वीडियोस हो या 9 का पार्ट 1 हो, सारी चीजें आप वहां से देख सकते हो। अब मिलते हैं चैप्टर 9 के पार्ट नंबर 3 यानी कि अकाउंटेंसी वगैरह में। तो उसके बाद पार्ट नंबर 3 पढ़ाएंगे, पार्ट नंबर 4 पढ़ाएंगे, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।